हेलो। गुड इवनिंग बच्चों। बेटा अपने लास्ट टर्न पर ऑक्सी एसिड्स पढ़ रहे थे, है ना। ऑक्सी एसिड्स अपन डिस्कस कर रहे थे, तो ऑक्सी एसिड्स में अपन आगे चलते हैं। बेटा देखो सुनो, देखो एक बहुत काम क्या, हमारे पास ऐसी कोई स्ट्रक्चर एक्स एम इस तरह से मान लीजिए गिवन है आपको, एक्स एम ओ एन गिवन है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अगर मान लो ये इस तरह से है ना, एक्स एम ओ एन में अगर ये है X2O6 X2O7 एंड X2O8, है ना। ये जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूं, तो इसको ऑक्साइड, है ना, ऑक्सी एसिड और ऑक्सो एनाइन, इसके लिए लगाना चाहो लगा सकते हो। देखिए बच्चों क्या है इसमें, ध्यान दो। अगर X2O6 है तो उस X2 में क्या होगा, डायरेक्ट X X के बीच में बॉन्ड होगा। अगर X2O6 है तो उसमें डायरेक्ट X के बीच में बॉन्ड होगा, ठीक है। अगर X2O7 है तो बीच में एक ऑक्सीजन आ जाएगी, और अगर X2O8 है तो क्या होगा, बीच में दो ऑक्सीजन आ जाएगी, ठीक है ना। बीच में दो ऑक्सीजन आ जाएगी, आ जाएगी। X2O6 X2O7 एंड X2O8। जैसे देखो एग्जांपल देखो बच्चों, एग्जांपल के तौर पर मैं जैसे ये कह सकता हूँ H2S2O6, ठीक। मैं कह सकता हूँ H4P2O6, मैं कह सकता हूँ Cl2O6, ठीक है ना। तो इनमें सब में आप अगर इनकी स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो ना, अगर आप इनकी स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो ना, तो आपको सिंपली क्या करना है, आप इस तरह से बना सकते हो। आप समझ रहे हो मेरी बात आप, ठीक है। जैसे सपोज आपको बनानी है इसमें से जिसकी भी, सपोज इसकी भी बना के बताता हूँ। क्या आपको 2 6 दिख रहा है यहाँ पे, देखो ये 2 6 दिख रहा है, अरे दिख रहा है क्या, तो ये रहा सल्फर। सल्फर सल्फर को डायरेक्ट कनेक्ट कर दो, ठीक है। फिर देखो बच्चों क्या करना है, आपके पास टोटल 6 ऑक्सीजन है, 6 में से दोनों में एक एक OH जोड़ दीजिए, ठीक है। बच गई 4 ऑक्सीजन, दोनों को इक्वली यहाँ दे दीजिए, इस तरह से डिवाइड कर दो, दोनों को इक्वली डिवाइड कर दो। इसी तरह से आप H4P2O6 को कर सकते हो, Cl2O6 को कर सकते हो। समझ में आ रहा है क्या, मैंने क्या किया बोलो। जैसे मान लो आपको H4P2O6 को बनाना है, तो आप ये करेंगे, ये करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए XOX, यहाँ देखो यहाँ क्या करोगे आप, इसके एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं बच्चों, H2S2O7 H4P2O7 Cl2O7 Cr2O7-2 Mn2O7, है ना, Si2O7-6। तो इन सब में क्या आपको ये दिख रहा है 2 7, देखो 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7, सब में यही दिख रहा है क्या। अब जिसकी भी स्ट्रक्चर आपको बनानी है,
भी बनानी है, बीच में एक ऑक्सीजन, जैसे बीच में एक ऑक्सीजन ले जाओगे तो पीछे कितनी बच जाएगी, 7 में से एक ऑक्सीजन आप बीच में ले जाओगे तो पीछे कितनी बच जाएगी, 6। 6 को दोनों को इक्वली डिवाइड कर दो, 6 को दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है ना। तो जैसे देखो सुनो, मैं इसकी बनाता हूं, तो देखिए बच्चों, HO ऐसा किया, ये बन जाएगी ऐसी स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर ऐसी बन जाएगी, बोलो बच्चों, बन जाएगी क्या, ठीक है। X2O8 इसको कैसे बनाएंगे, चेक करो, देखो बीच में कोई ऑक्सीजन नहीं थी, बीच में एक ऑक्सीजन आई, बीच में 2 ऑक्सीजन है, देखा जाए तो ये कौन सी लिंकेज है बच्चों बताओ, इसको पेरोक्साइड लिंकेज कह सकते हैं, कह सकते हैं बच्चों इसको पेरोक्साइड लिंकेज। एक्स ध्यान रखना, यहाँ पे फ्लोरीन नहीं होना चाहिए, बाकी तो चलेगा। अब देखो बेटा सुनो, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, H2S2O8 है ना, H4P2O8, ठीक है। तो अब देखो H2S2O8 में ध्यान दो बच्चों, देखो 2,6 2,7 2,8, तो बीच में 2 ऑक्सीजन आ गई, ये सल्फर आ गया, ये OH, ये OH, इस तरह से ये आ गया कि नहीं आ गया, आ गया क्या, तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट आप जिस स्ट्रक्चर पे लगाना चाहो लगाओ, आपको ये कॉन्सेप्ट जिस भी स्ट्रक्चर पे लगाना आप लगाओ और निकाल सकते हो। इसमें क्या है, ये देखो ये हो जाएगा, इक्वली डिवाइड कर दो और सब पे -1 लगा दो ऐसे, यस लगा दिए। नोट कर लिया बच्चों, ये कंसेप्ट आपका बहुत काम आएगा, बहुत सारी स्ट्रक्चर्स में काफी काम आता है ये कंसेप्ट। हो गया बच्चों, चलिए अब हेडिंग डालो, लिखो पर ऑक्साइड लिंकेज कंटेनिंग ऑक्सी एसिड्स, पर ऑक्साइड लिंकेज कंटेनिंग ऑक्सी एसिड्स, पर ऑक्साइड लिंकेज कंटेनिंग ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर।
ये भैया मेरे पास, ठीक है। अब इसमें क्या करना है इसको समझ लीजिए, कैसे करेंगे समझो। सबसे पहले इसमें एक एसिड है H2SO5, को देख, इसको बोलते हैं पर मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, या इसी को बोलते हैं कैरोज एसिड, पर ऑक्सो या पर ऑक्सी लिख लो, है ना, पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड या कैरोज एसिड। अच्छा बच्चों बताओ, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला याद है क्या? एसिड का फॉर्मूला याद है क्या? क्या होता है? H2SO4। और इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला क्या है? H2SO5। तो एक ही ऑक्सीजन का डिफरेंस आ रहा है ना। देखो सल्फ्यूरिक एसिड का तो आप लोगों को अच्छे से आता है, ये तो लिखा था आप लोगों ने, ये तो लिखा था H2SO4 का। अब एक ऑक्सीजन है तो यहाँ क्या करो आप, एक ऑक्सीजन और ऐड कर दो, ये हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया क्या? ये दिख रही है बच्चों पर ऑक्साइड लिंक ये देखो, ये नहीं दिख रही है? दिख रही है क्या? अब देखिए बच्चों, अगर अपन बात करें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट की, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, क्या आएगी? देखो बच्चों सुनो, इधर ये -2 है, ये +2 है, -2 +2, -1 +1, -1 +1, ठीक है ना। ये क्या आएगी बच्चों? ये +6 आएगी। आएगी नहीं आएगी? आएगी बच्चों? और आएगी क्या? अब आप में से ध्यान देना, कई बच्चे इसको ऐसे फाइंड आउट करते हैं, दो हाइड्रोजन है, 2 सल्फर का X, 5 ऑक्सीजन, -10, X की वैल्यू 8 आ गई। ये पॉसिबल नहीं है बच्चों, पता है क्या? ये पॉसिबल नहीं है, पता है ना। इस ग्रुप की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? इस ग्रुप की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 6 है ना। ये तो पॉसिबल ही नहीं है बच्चों, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। और ये ऑप्शन में और जरूर दिया रहता है, ये ऑप्शन में दिया भी रहेगा आपको x = 8। और आप में से बहुत सारे बच्चे जो ध्यान से सुनते नहीं और टिक भी कर देते हैं, तो आप जरा सोचो कि +8 तो पॉसिबल ही नहीं है, कैसे आ जाएगी +8? नहीं आ सकती ना। फिर देखो बच्चों नेक्स्ट, H2S2O8, इसको क्या बोलते हैं? पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, या इसी को बोलते हैं मार्शल एसिड, है ना। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं मार्शल एसिड, मार्शल एसिड, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये X2 कॉन्सेप्ट बताया था क्या? X2O8 वाला कॉन्सेप्ट बताया था क्या? बताया था क्या? बताया था बच्चों। अरे देखो, नाम से पता लग रहा है, पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। तो देखो बच्चों कैसे इसकी स्ट्रक्चर ये होती है, ये देखो, ये कैसे लिंकेज आ गई, आ गई, पर ऑक्साइड लिंकेज आ गई बच्चों। तो देखो बेटा, ये सल्फर के दो ऐसे ऑक्सी एसिड है जिसमें कौन सी लिंकेज है?
ये सल्फर के दो ऐसे ऑक्सी एसिड है जिसमें सल्फर की कौन सी लिंकेज है, पेरोक्साइड लिंकेज है ना, है। अच्छा, अगर आप इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, देखो -2 +2 -2 +2 -1 +1 -1 +1 कितनी आ रही, 6 आ रही कि नहीं आ रही, आ रही 6 आ रही है ना। और वैसे निकालोगे तो ये 7 आ जाएगी, वैसे अगर आप निकालोगे तो 7 आ सकती है ये, वैसे अगर आप निकालने गए तो 7 आ जाएगी, वो पॉसिबल नहीं है ना। अगर किसी भी एलिमेंट के ऑक्सी एसिड में पेरोक्साइड लिंकेज है, बात को ध्यान से सुन लीजिए, किसी भी एलिमेंट के ऑक्सी एसिड में पेरोक्साइड लिंकेज है तो हमेशा उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की आएगी, उससे ज्यादा नहीं आ सकती, उससे ज्यादा नहीं आ सकती, ये बात दिमाग में फिट कर लो। किसी भी एलिमेंट का कोई भी ऑक्सी एसिड है ना, और उसमें पेरोक्साइड लिंकेज है, तो उसमें हमेशा और हमेशा उसकी जो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ सकती है वो उसकी हाईएस्ट स्टेट के इक्वल आती है, उससे ज्यादा नहीं आएगी। ये बात आप दिमाग में फिट रखिएगा बच्चों, ठीक है। अरे ठीक है क्या, चलिए अब देखो बच्चों, तो देखो बच्चों आपसे कोई ऐसा पूछे, बताओ सल्फर के कौन कौन से ऑक्सी एसिड में पेरोक्साइड लिंकेज है, तो जिसके नाम है पर ऑक्सो आ रहा है टर्म। अच्छा, किस में सल्फर सल्फर लिंकेज है वो पता लगा, कल बताया था मैंने आपको लास्ट टर्न पे, इसमें थायोवर्ड आ जाए, डाइथायोनस एसिड, ट्राइथायोनस एसिड, डाइथायोनिक एसिड, ट्राइथायोनिक एसिड, टेट्राथायोनिक एसिड, है ना। अब देखो बच्चों सुनो, एक चीज सुनिए, एक अपन लेते हैं पायरो या डाइसल्फ्यूरस एसिड, इस चीज को थोड़ा समझना बच्चों, ये पायरो या डाई अपन कब लगाते हैं पता है क्या, पायरो या डाई अपन कब लगाते हैं पता है क्या, दो मॉलिक्यूल लेके अगर अपन एक वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दे तो डाई या पायरो लगता है क्या, बोलो। दो मॉलिक्यूल लेकर अगर अपन उसमें से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दे तो पायरो लगता है क्या, लगता है क्या बच्चों, बोलो, लगता है, लगता है क्या। तो देखो सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मूला ये होता है H2SO3 होता है, इसके दो मॉलिक्यूल ले लो और इसमें से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकाल लो, H2SO3 के दो मॉलिक्यूल में से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकालो तो क्या बचेगा, देखो H2S2O5, ये बचेगा क्या, H2S2O5 बचेगा क्या, बचेगा बच्चों। अब देखो बेटा, इसकी मैं दो स्ट्रक्चर आपके सामने रखता हूं, आप बताइएगा कौन सी स्ट्रक्चर पॉसिबल है। एक तो मैंने ये स्ट्रक्चर सामने रखी है आपकी, और एक मैंने ये स्ट्रक्चर सामने रखी है आपकी, ठीक है। अब इन दोनों में से कौन सी स्ट्रक्चर सही है वो अपन चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे, कौन सी स्ट्रक्चर सही है कैसे चेक करेंगे, ध्यान देना बच्चों, तो समझना बहुत सिंपल है। देखिए एक बात समझना बच्चों, देखो बेटा, यहाँ अगर आप इस सल्फर के चारों तरफ देखो तो कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4, इसकी चारों तरफ भी 1 2 3 4, तो टोटल यहाँ पर अगर मैं अराउंड सल्फर की बात करूं,
8 बॉन्ड्स हैं। और अगर मैं यहां बात करूं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, इधर कितने हैं? 9 बॉन्ड्स हैं। अब बताओ कौन सी स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होती है? कौन सी स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होती है, जिसमें बॉन्ड ज्यादा हो या जिसमें बॉन्ड कम हो? कौन सी स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होती है? कोई भी स्ट्रक्चर जिसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स जितने ज्यादा होंगे, है ना, उस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। स्ट्रक्चर हैविंग मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स विल बी मोर स्टेबल। तो क्या ये स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है क्या? क्या सेकंड वाली स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है बच्चों? अरे समझ में आया क्या? बात समझ में आ गई क्या? बोलो। तो ध्यान रखना, इसकी ये स्ट्रक्चर नहीं होती, ये स्ट्रक्चर नहीं होती, ये स्ट्रक्चर मिलती है नेचर के अंदर। क्लियर है क्या बच्चों? ये बात क्लियर है क्या? अरे ये बात क्लियर है क्या? तो देखो बच्चों, अब एक नीचे नोट लगा के पॉइंट लिखो नीचे। सौम्य ठक्कर, लोन पेयर, आपको एक बात पता है क्या कि यहाँ सल्फर के दोनों के पास लोन पेयर है, तो न्यूक्लियोफाइल ये होगा। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल ये अच्छा होगा ना कि ये अच्छा होगा? आपको पूरी मैकेनिज्म के साथ बता सकता हूं मैं। देखो सुनो बच्चों, एक बात ध्यान देना, पहले एक पॉइंट लिख लो, नोट लगा के लिखो, लिखो, लिखिए ऑल पायरो एसिड्स हैव XOX linkage except pyrosulfurous acid। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? अब इसका रीजन भी, अगर कई बच्चे कह रहे हैं कि ऐसा क्यों है, तो चलो फिर मैं बता देता हूँ आपको इसका रीजन। लेकिन मुझे पता है कि वो तो आपको याद रहना है नहीं, पूरी मैकेनिज्म मैं बता देता हूँ आपको। हाँ भैया, देखो सुनो, मेरे पास देखो बच्चों ये है, ये H2SO3 और ये SO2 है। आप बताओ बच्चों, H2SO3 प्लस SO2 दोनों मिला के क्या हो जाएगा बताओ? H2SO3 एंड SO2 दोनों मिला के क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? H2S2O5 बन जाएगा क्या? इसी तरह से देखो बच्चों, H2SO4 एंड SO3 ये मिला के क्या बन जाएगा बताओ?
ये क्या बन जाएगा H2SO4 प्लस SO3, क्या मिल जाएगा समय ठक्कर? H2S2O7 बन जाएगा। अब बात को समझना ढंग से कि ऐसा क्यों है, यहाँ बीच में ऑक्सीजन क्यों नहीं है। सुनो, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ऐसा दिखा सकता हूं। अब देखो बच्चों, सल्फर को इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस पॉजिटिव वाले सल्फर को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कहां से मिल सकते हैं? देखो, एक तो मिल सकते हैं इस ऑक्सीजन के लोन पेयर से, एक मिल सकते हैं सल्फर के लोन पेयर से। एक तो आप ये दो और एक आप ये दो। अब बताओ बच्चों, इन दोनों में से कौन इलेक्ट्रॉन इजीली देगा? इन दोनों में से कौन इलेक्ट्रॉन इजीली देगा? ऑक्सीजन और सल्फर में से कौन इलेक्ट्रॉन इजीली देगा? बोलो, जिसकी ईएन कम होती है वो देता है ना। सल्फर की ईएन बहुत कम होती है, पता है क्या? सल्फर की ईएन बहुत कम होती है, तो कौन देगा? ऑक्सीजन की ईएन तो बहुत ज्यादा है, ये नहीं देगा, तो देगा कौन? सल्फर देगा। सल्फर देगा तो बॉन्ड किस किस के बीच में बनेगा? बताओ, सल्फर देगा तो बॉन्ड किस किस के बीच में बनेगा? अरे बॉन्ड किस किस के बीच में बनेगा? सल्फर सल्फर के बीच में बनेगा कि नहीं बनेगा? समझ में आया? अब देखो, यही बात अब मैं इसके लिए करूं। अब देखो बच्चों, ये है हमारे पास, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। सुनना बात को ढंग से। अब बताओ बच्चों, इस सल्फर ये जो पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इस बार इस सल्फर के पास तो कोई लोन पेयर नहीं है, नो लोन पेयर। तो अब एक ही ऑप्शन बचा है, एक ही ऑप्शन बचा हुआ है ना। कौन सा ऑप्शन बचा हुआ बच्चों, बताओ? अरे अब सिर्फ ऑक्सीजन ही देगा ना, देगा कि नहीं देगा? तो यहाँ सल्फर और सल्फर के बीच में ऑक्सीजन आ जाएगा, इसमें तो सल्फर सल्फर के बीच में ऑक्सीजन आ जाएगा, इसमें बीच में ऑक्सीजन नहीं आएगा ना। ये बात समझ में आई? अरे बात समझ में आई क्या? बोलो, समझ में आ गई क्या? यहाँ दो ऑप्शन है, सल्फर भी दे सकता है ऑक्सीजन भी दे सकता है, यहाँ एक ही ऑप्शन है, तो ऑक्सीजन नहीं देगा सिर्फ। आ गया समझ में बच्चों? अरे बच्चों, समझ में आ गया क्या? चलो ठीक है, चलिए। तो ध्यान है ना, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड की स्ट्रक्चर अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट है। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड की स्ट्रक्चर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब आप हेडिंग डालो, हेडिंग डालो बच्चों, प्रिपरेशन ऑफ H2SO4, प्रिपरेशन ऑफ H2SO4। प्रिपरेशन ऑफ H2SO4। तो इसमें आगे एरो करके लिखो, लिखो बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस, बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। देखिए, इसमें देखो बच्चों क्या होता है, सुनो। सबसे पहले लेते हैं स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में लिखो प्रोडक्शन ऑफ SO2, प्रोडक्शन ऑफ SO2। तो SO2 का प्रोडक्शन कैसे करेंगे? देखिए, बाय
एलिमेंटल सल्फर, इससे बाय एलिमेंटल सल्फर, ठीक है ना। तो सिंपली देखो बच्चों, ये सल्फर है, इसको ऑक्सीजन के साथ हीट कर दो, क्या मिल जाएगा? SO2। क्या मिल जाएगा बोलो बच्चों? SO2 मिल जाएगा। फिर देखिए, फिर देखिए, by roasting of sulfide ore, by रोस्टिंग जानते हो क्या बच्चों? अरे रोस्टिंग जानते हो क्या? रोस्टिंग जानते हो? अभी आपको मेटलर्जी में पढ़ाया था रोस्टिंग। रोस्टिंग किनके लिए यूज होती है? रोस्टिंग यूज होती है सल्फाइड ओर्स के लिए, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, याद करो, बताया था ना। तो वहां SO2 बनती थी। अच्छा, आप लोगों को मैंने मेटलर्जी की बुकलेट सेंड की थी, आपने क्वेश्चंस किए उसमें से? मैंने आप लोगों को मेटलर्जी की क्वेश्चन बुकलेट सेंड की, आई थिंक 180 क्वेश्चन है उसके अंदर। अरे सारे सोल्ड है उसके अंदर, कर लो बच्चों क्वेश्चन मेटलर्जी के। देखो, ये मेरे पास ZnS है, इसका अपन ने किया, ठीक, क्या हो जाएगा? जिंक का ऑक्साइड प्लस SO2, हो गया? हो गया बच्चों। अब बैलेंस करेंगे इस इक्वेशन को, देखो इधर 3 ऑक्सीजन है, 1 और 2, 3 है ना, तो 3 है, तो अपन इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या लगा दें? T/2 लगा देंगे, T/2 लगा देंगे, होगी बैलेंस। बैलेंस होगी क्या बोलो? चलिए नेक्स्ट, इसमें जैसे ये हो गया आपका। अच्छा इसका बताओ, ये मेरे पास है FeS2, ठीक है, ये मेरे पास है FeS2 आयरन सल्फेट। इसका नाम याद है क्या? मैंने एक नाम और बताया था आप लोगों को, बताओ। का एक नाम और बताया था मैंने, याद करो, क्या बताया था? आयरन पायराइटिस का एक नाम और बताया था, याद है क्या? फूल्स गोल्ड, मूर्खों का सोना, फूल्स गोल्ड बताया था, याद है क्या? बोला था। अब देखो बच्चों सुनो, जब हम इसमें ऑक्सीडेशन करेंगे तो आयरन के ऑक्सीडेशन से आयरन का कौन सा ऑक्साइड बनेगा? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आयरन का कौन सा ऑक्साइड बनेगा बच्चों, बोलो कौन सा बनेगा? बोलो बच्चों, आयरन के ऑक्सीडेशन से कौन सा ऑक्साइड बनेगा? देखो बच्चों, जब आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करते हो तो ऑक्सीजन हमेशा उसको उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में ले जाता है, ठीक है ना। तो हाईएस्ट में लेकर जाएगा तो आयरन की मोस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? हाईएस्ट क्या होती है? +3, +3 होती है क्या? तो +3 का ऑक्साइड क्या मिलेगा बच्चों, बताओ? Fe2O3, ठीक है, मिल गया बच्चों। एंड सल्फर का मिल जाएगा SO2। अब देखो इस इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, इधर आयरन 2 है, इधर आयरन 1 है, इसका आगे 2 लगा दो, लगा दिए। इधर सल्फर कितने हो गए? 4, इसके आगे भी आप 4 लगा दिए, लगा दिए। ये समझ में आया? कितनी ऑक्सीजन होगी देखो, 8 एंड 3, 11 हो गई ना, इधर 11 ऑक्सीजन हो गई ना, हो गई बच्चों 11 ऑक्सीजन। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर 11/2O2, हो गया क्या? हो गया बच्चों? इक्वेशन समझ में आ गई? बैलेंसिंग समझ में आ गई? ठीक है भाई, चलिए, तो स्टेप फर्स्ट हो गया, स्टेप सेकंड में लिखो conversion of SO2 into
SO3, conversion of SO2 into SO3, conversion of SO2 into SO3. अब देखो बच्चों, हमें SO2 से SO3 बनाना है। चेक करो, ये SO2 है और इससे SO3 बनाना है। ठीक है, बताओ क्या करना चाहिए? SO2 से SO3 बनाना है, सिंपली आप देख के बता दीजिए क्या करना चाहिए। सिर्फ ऑक्सीजन ही तो करना है, ऑक्सीजन का एडिशन कर दे। मैंने यहां ले लिया बच्चों O2, ले लिया। ठीक है, अब बैलेंस करने के लिए मैं इधर अगर 2 लगा देता हूं तो ये देखो बैलेंस हो गई, बैलेंस हो गई, हो गई, बोलो बच्चों, हो गई, हो गई क्या बेटा? अब सबसे पहले बच्चों बताओ, ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है? ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है? आप लोगों को मैंने एक कॉन्सेप्ट बता रखा है कि जब भी किसी एलिमेंट या कंपाउंड को ऑक्सीजन के साथ आप हीट करते हो तो कंबर्शन होता है, एंड कंबर्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। तो ये कैसी रिएक्शन है? ये एक्सोथर्मिक है, यानी हीट रिलीज होगी। कैसी रिएक्शन है ये? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये। इस दुनिया की 99.99% रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का यूज होता है वो एक्सोथर्मिक होती है। ठीक है ना? इस दुनिया की 99.99% रिएक्शन जिसमें आपकी ऑक्सीजन का यूज होता है वो एक्सोथर्मिक होती है। अब देखो बच्चों सुनो, कंडीशन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, कंडीशन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड मतलब हमें SO3 ज्यादा बनाना है, तो कैसे बना सकते हैं? चेक करो। हाँ मुझे बताओ, मुझे SO3 ज्यादा बनाना है, तो SO3 किससे बना रहा हूं मैं? इन्हीं से तो बना रहा हूं। अरे इन्हीं से बना रहा हूं। फिर मान लीजिए मैं कहता हूं कि मुझे चाय ज्यादा बनानी है, तो मुझे दूध ज्यादा काम में लेना पड़ेगा ना। अगर मुझे चाय ज्यादा बनानी है तो मुझे दूध ज्यादा काम में लेना पड़ेगा, है ना? तो SO3 ज्यादा बनानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि एडिशन ऑफ SO2 एंड O2। बोलो, SO2 एंड O2 का एडिशन करेंगे। फिर सेकंड क्या, ये जो बन गया, ये जो बन गया इसको हटाओगे तभी तो जगह खाली होगी आपके लिए। अरे तभी तो जगह खाली होगी ना। तो बोलो बच्चों क्या होगा? रिमूवल ऑफ SO3। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये रिएक्शन आपकी कैसी है? एक्सोथर्मिक है ना? तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आपको अगर बात पता हो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आपको बात पता होनी चाहिए कि जब हमें फॉरवर्ड चलना होता है तो हमें टेम्परेचर क्या रखना पड़ता है? कम या ज्यादा? टेम्परेचर हमें लो रखना पड़ता है। तो टेम्परेचर हमें कम रखना पड़ेगा, है ना? टेम्परेचर लो रखना पड़ेगा। वैसे यहाँ जो टेम्परेचर रखते हैं वो रखते हैं 720 केल्विन के आसपास। अरे बच्चों पता है क्या, देखो अगर आपने टेम्परेचर राइज कर दिया, सोचो अगर आप इस रिएक्शन में टेम्परेचर राइज कर देते हो, हीट राइज हो जाती, टेम्परेचर राइज करने पर हीट राइज हो जाएगी। राइज का मतलब प्लस होगी ना, टेम्परेचर राइज करने पर हीट राइज होगी, राइज करने वाला प्लस होगी। तो वो किस डायरेक्शन में जाएगी? वो माइनस हो जाएगी। बताओ, ये प्लस है, इधर कोई भी वैल्यू अगर प्लस में है तो इधर आने पर ही तो माइनस होगी ना, और इधर आने पर ही तो माइनस होगी ना। अगर मान लो इधर +20 है तो इधर आएगी, रिएक्शन इधर चलेगी तभी तो -20 होगी। तो वो तो कैसी रिएक्शन हो जाएगी? वो तो बैकवर्ड हो जाएगी। देखो, हो जाएगी ना।
तो टेम्परेचर बढ़ाने पर तो बैकवर्ड हो जाएगी, और टेम्परेचर अगर डिक्रीज कर दें तो हीट डिक्रीज, टेम्परेचर अगर डिक्रीज कर दें तो हीट डिक्रीज, तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? रिएक्शन हो जाएगी क्या? हो जाएगी क्या? अच्छा अब बताओ, इधर कितने मोल है बताओ? इधर 3 मोल है और इधर कितने मोल है? 2 मोल है, ठीक है? 3 मोल 2 मोल, इतना तो दिख रहा है। तो जब नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं, दिख रहा है बच्चों, 3 से 2 जा रहे हो आप, है ना? 3 मोल से आप किधर जा रहे हो? 2 मोल्स की तरफ जा रहे हो। तो मोल्स कम हो रहे हैं या ज्यादा हो रहे हैं बच्चों बताओ? मोल्स कम हो रहे हैं या ज्यादा हो रहे हैं? मोल्स कम हो रहे हैं। मोल कम होने का मतलब क्या हो गया? मोल डिक्रीज हो रहे हैं तो एक तरह से डिक्रीज होगा। मोल कम होने का मतलब वॉल्यूम भी कम होगा। जब क्लास में कम बच्चे आते हैं, जब क्लास में कम बच्चे आते हैं तो क्लास का कम वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होगा। बोलो बच्चों, जब क्लास में कम बच्चे आते हैं तो कम वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होगा। अब जब कम बच्चे आएंगे तो क्या होगा? उन बच्चों पे प्रेशर रहेगा कि उनसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं ना। मान लो एक क्लास में 50 बच्चे हैं और उस क्लास में एक दिन 20 ही बच्चे आए, और जो टीचर उनको सब्जेक्ट पढ़ा रहा है वो हर बच्चे को क्वेश्चन पूछता है। तो अब बताओ, 50 के बजाय 20 बच्चों पर प्रेशर रह जाएगा ना ज्यादा कि यार आज तो क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, क्योंकि हम है ही 20 जने। तो मुझे बताओ बच्चों, जब इधर गए अपन, तो एक तरह से देखो बच्चों, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम डिक्रीज कैसे किया जा सकता है? वॉल्यूम डिक्रीज कैसे किया जा सकता है बच्चों बताओ? वॉल्यूम कम करने के लिए प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा ना। तो अगर मैं प्रेशर को राइज कर दूं, अगर मैं प्रेशर को राइज कर दूं तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगी। हो जाएगी क्या? हो जाएगी क्या? हो जाएगी बच्चों। एंड लास्ट देखो बच्चों, इसमें कैटलिस्ट कौन से काम आते हैं? एक तो काम आता है V2O5, तो बोलते हैं वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, ठीक है ना? तो क्या बोलते हैं? वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड, ठीक है? फिर आप ये भी काम में ले सकते हो Fe2O3, आप ये भी काम में ले सकते हो प्लेटिनेटेड एस्बेस्टोस, प्लेटिनेटेड एस्बेस्टोस, ये भी काम में आप ले सकते हो। लेकिन इनमें जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है ना, इनमें जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है वो ये है, मोस्ट इफेक्टिव कैटलिस्ट V2O5 है। सबसे ज्यादा इफेक्टिव अगर कोई कैटलिस्ट है तो वो V2O5 है। मोस्ट इफेक्टिव कैटलिस्ट अगर कोई है तो V2O5 है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। यहां तक बात क्लियर है क्या? यहां तक बात क्लियर है क्या? बच्चों यहां तक किसी को डाउट है क्या? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोल जाओ। यहां तक किसी को कोई डाउट? चलो नहीं है तो फिर आगे चलते हैं। हेडिंग डालो नेक्स्ट। अब देखो बच्चों, हमने SO3 बना लिया। SO3 के बाद अब आप लिखो नेक्स्ट स्टेप, स्टेप थर्ड लिखो।
absorption of SO3 into H2SO4, absorption of SO3 into H2SO4, ठीक है। ये देखो बच्चों, ये H2SO4 में जैसे अपन SO3 मिलाएंगे, बताओ बच्चों कौन सा ऑक्सी एसिड बनेगा, नाम बताओ उसका, कौन सा ऑक्सी एसिड बन गया, H2S2O7, कौन सा ऑक्सी एसिड बन गया, ये क्या नाम है इसका, ओलियम बन गया क्या, ओलियम या पायरोसल्फ्यूरिक एसिड बन गया क्या, ओलियम या पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, ओलियम या पायरोसल्फ्यूरिक एसिड बन गया क्या, बोलो। एंड लास्ट देखो, स्टेप नंबर 4, क्या, कन्वर्जन ऑफ H2S2O7 into H2SO4, कन्वर्जन ऑफ H2S2O7 into H2SO4, क्या करना है, ये है मेरे पास, इसमें सीधा सीधा वाटर का एडिशन करो। तो बच्चों बताओ वाटर के एडिशन से सीधा सीधा क्या बनेगा, बच्चों बताओ, वाटर के एडिशन से सीधा सीधा क्या मिलेगा, जोड़ के देखो हमारा H4S2O8 मिल गया। अगर मैं इसको सिंपली ऐसे एडिशन कर दूं, सब कुछ ऐड कर दूं, या मैं इसका लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, ऐसा लिख सकता हूं क्या, लिख सकता हूं। अब देखो बच्चों, एक बहुत ही इसमें अच्छा क्वेश्चन क्या बनता है, इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है क्या, कि यहां हम पहले SO3 को H2SO4 में एब्जॉर्ब कर रहे हैं एंड देन उसमें वाटर ऐड कर रहे हैं, पहले SO3 को H2SO4 में एब्जॉर्ब करके ओलियम बना रहे हैं, फिर ओलियम में वाटर ऐड कर रहे हैं। तो अगर मैं सीधा यही कर दूं तो बताओ, ये क्यों नहीं कर सकता, सीधा SO3 को वाटर में एब्जॉर्ब कर लो, सीधा SO3 को वाटर में एब्जॉर्ब कर लो, ये भी तो हो सकता है ना पॉसिबल, ये क्यों नहीं किया मैंने, ये क्यों नहीं करते अपन, कौन बताएगा। देखो बच्चों, ये जो रिएक्शन है ना वो बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक है, ये जो रिएक्शन है ना ये हाईली एक्सोथर्मिक है, और इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक है, इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक है कि ये जो H2SO4 है ना, ये सारा का सारा बना हुआ H2SO4 वेपर फेज में आ जाएगा, कौन सी फेज में आ जाएगा, वेपर फेज में आ जाएगा। अब सोचो H2SO4 वो एसिड है और वो वेपर फेज में आ जाए तो उसको हैंडल करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, अरे H2SO4 अगर वेपर फेज में आ गया, फोग बन गया अगर उसका, तो क्या हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। तो ध्यान रखना, इसीलिए अपन SO3 को डायरेक्टली वाटर में एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, इसीलिए SO3 को डायरेक्टली वाटर में एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। तो लिखो, लिखो बच्चों, SO3 is not absorbed directly, SO3 is not absorbed directly in water, SO3 is not absorbed directly in water because this reaction is highly exothermic, because this reaction is highly exothermic, and forming acid is obtained, and forming acid is obtained in the form of in the form of vapor, in the form of vapor,
which cannot be handled easily, which cannot be handled easily, जिसकी हैंडलिंग बहुत मुश्किल है। हैंडलिंग बहुत मुश्किल है ना, which cannot be handled easily। बच्चों समझ में आ गया? अरे बच्चों समझ में आ गया है क्या? बोलो। ऐसा कौन सा पायरो एसिड है जिसमें XOX बॉन्ड नहीं मिलता? इस दुनिया में ऐसा कौन सा पायरो एसिड है जिसमें XOX बॉन्ड नहीं मिलता? पायरोसल्फ्यूरस एसिड, याद है ना? H2S2O5 एकमात्र एसिड है, सिंगल एसिड, सिंगल पायरो एसिड इन विच XOX बॉन्ड इज नॉट फाउंड, है ना? पायरोसल्फ्यूरस एसिड। क्या बच्चों? ओके, चलो अब एक नोट लगा के बाद लिखते हैं बच्चों। देखो एक बात होता है बच्चों, जब अपन SO2 बना रहे हैं ना, तो SO2 के साथ कुछ इंप्योरिटीज होती है बच्चों, ये वाली, सॉरी, के साथ आर्सेनिक ऑक्साइड जो होता है वो एक इंप्योरिटी के फॉर्म में होता है, इस फॉर्म में, ठीक है? ये है ना, ये बच्चों नेगेटिव कोलॉइड है, आपने सरफेस केमिस्ट्री पढ़ा था, ये नेगेटिव कोलॉइड है। इस नेगेटिव कोलॉइड को रिमूव करना है, तो नेगेटिव कोलॉइड को रिमूव करने के लिए क्या करना चाहिए? दिमाग लगाइए थोड़ा सा। नेगेटिव है ना, नेगेटिव को रिमूव करने के लिए क्या काम में लेना चाहिए? नेगेटिव को रिमूव करने के लिए पॉजिटिव कोलॉइड काम में ले ले, तो पॉजिटिव कोलॉइड अपन क्या काम में ले सकते हैं? फेरिक हाइड्रोक्साइड। भाई ये नेगेटिव है, जैसे इसमें पॉजिटिव अपन ऐड करेंगे तो ये क्या कर देगा? उसका कोएगुलेशन कर देगा क्या? बच्चों ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, एक दूसरे के चार्ज को खत्म कर देंगे, चार्ज खत्म होते वो क्या हो जाएगा? सेटल डाउन हो जाएगा ना, सेटल डाउन हो जाएगा ना, नीचे बैठ जाएगा ना। बोलो बच्चों। चलो लिखो बच्चों, देखिए SO2 contains, SO2 contains SO2 contains impurities of AS2O3, SO2 contains impurities of AS2O3, which is negative colloid, which is negative colloid, so it can be removed, so it can be removed by the help of, by the help of positive colloid, positive colloid, positive colloid, ये लिख लीजिए फेरिक हाइड्रोक्साइड, पॉजिटिव कोलॉइड फेरिक हाइड्रोक्साइड। हो गया बच्चों? हो गया बेटा? अच्छा, इस प्रोसेस का नाम लिखा दिया था क्या मैंने? इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस। लिख लीजिए बच्चों, अबव प्रोसेस इज नोन एज कॉन्टैक्ट प्रोसेस, अबव प्रोसेस इज नोन एज कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है? कॉन्टैक्ट प्रोसेस है। अबव प्रोसेस इज नोन एज कॉन्टैक्ट प्रोसेस, है ना? which gives 96 to 98% pure H2SO4, 96 to 98% प्योर H2SO4, जो 96 से 98% तक प्योरिटी वाला H2SO4 हमें प्रोवाइड करता है।
ठीक है ना, जो कितना देता है 96 से 98% तक प्योर देता है। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस समझ में आ गया, कॉन्टैक्ट प्रोसेस समझ में आ गया, परसेंटेज प्योरिटी। चलिए अब आप हेडिंग डालो बच्चों, परसेंटेज क्या सॉरी प्रॉपर्टीज ऑफ H2SO4। प्रॉपर्टीज ऑफ H2SO4। देखो H2SO4 की बात देखो सुनो, क्या कोई कलर नहीं होता और ये सिरप जैसा लिक्विड है। कलरलेस सिरप लाइक ऑयली लिक्विड, है ना। इसका रीजन क्या होता है, रीजन होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। रीजन क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, सिरप समझते हो बच्चों, सिरप कभी पी होगी, सिरप विस्कस होती है डाइल्यूट होती है, सिरप विस्कस होती है डाइल्यूट होती है। तो सोचना काफी गाढ़ी सी होती है ना, काफी गाढ़ी सी होती है सिरप, होती है बच्चों। ठीक है, हाँ जी। तो अब देखिए बच्चों कैसे, सुनो ये देखो, हो रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हो रही है क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, बोलो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है क्या, ठीक। समझ आया बच्चों, समझ में आया। यहाँ देखो ये हाइड्रोजन जो है वो दोनों ऑक्सीजन के बीच में आ गई, हाइड्रोजन जो है वो दोनों साइड ऑक्सीजन के बीच में आ गई, चेक करो। नोट कर लिया बच्चों सबने। अब देखिए बच्चों सुनो, नेक्स्ट आप लिखो डाइल्यूशन ऑफ एसिड, डाइल्यूशन ऑफ एसिड। अब इस एसिड का डाइल्यूशन कैसे करना है वो आपको देखना है बच्चों, देखो सुनो। सपोज मेरे पास इस तरह से, ध्यान देना, मान लो ये मेरे पास एसिड H2SO4, ठीक है, ये मेरे पास एसिड है H2SO4, ठीक है। अब देखिए बच्चों, मैंने क्या किया बच्चों, इसमें से, इसमें इधर से मैंने वाटर ऐड करना शुरू किया, है ना, ये किया बच्चों मैंने। और एक मैंने क्या किया, इसका उल्टा प्रोसेस किया, क्या उल्टा प्रोसेस किया, कि पहले मैंने वाटर ले लिया, ठीक है, ले लिया, वाटर लेने के बाद अब मैं इसमें क्या कर रहा हूं,
H2SO4 मिला रहा हूं। समझ में आ गया? ये दूध था, दूध में पानी मिला रहे हो, और इधर पानी में दूध मिला रहे हो, दो चीजें। अब बताओ कौन सा मेथड ज्यादा सही है, फर्स्ट वन या सेकंड वन? वेरी गुड। देखो बच्चों, सेकंड वन इसमें करेक्ट होगा, फर्स्ट वाला करेक्ट नहीं है। फर्स्ट वाला करेक्ट नहीं है, सेकंड वाला करेक्ट है। देखो क्यों नहीं है, सुनना ढंग से। देखो यहाँ H2SO4 बहुत ज्यादा अमाउंट में बच्चों, H2SO4 बहुत ज्यादा अमाउंट में। आपको एक बात बताया क्या बच्चों, एसिड का वाटर के साथ कौन सा डेविएटिंग सॉल्यूशन बनता है बताओ? एसिड प्लस वाटर कौन सा डेविएटिंग सॉल्यूशन बनाते थे? सॉल्यूशन में बढ़ाता हूं, एसिड प्लस वाटर कौन सा डेविएशन दिखाते हैं? याद है बच्चों? नेगेटिव डेविएशन दिखाते थे, याद आया? याद है बच्चों क्यों दिखाते हैं? देखो ये H2SO4 है, ये वाटर है, अपना जिसको देता है, देते ये मिला, ये मिला। आप मुझे बताओ, ये अपोजिट आयंस है, प्लस एंड माइनस, इनमें क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन के कारण क्या होगा? अट्रैक्शन होगा बच्चों। तो अट्रैक्शन होगा तो हीट क्या होगी? हीट इज रिलीज। हीट जब रिलीज होगी तो डेल्टा एच क्या होगा? नेगेटिव मार्क नहीं होगा। तो कैसे डेविएटिंग सॉल्यूशन हुए? नेगेटिव डेविएटिंग सॉल्यूशन हुए। अब मुझे बताओ, जब हीट रिलीज होगी, हीट रिलीज होगी, जब हीट रिलीज होगी तो ये क्या होगा बच्चों? ये इस बनने वाले स्फोर को ना ऐसे बम्पिंग कराने लग जाएगा, उछलने लग जाएगा। ये समझ रहे हो आप? ये इस कंडीशन में इसकी एसिडिटी क्या होने लग जाएगी? बम्पिंग। बम्पिंग समझते हो? उछलेगा, है ना? और हो सकता है उछल के जो जो भी पर्सन इसको हैंडल कर रहा है उसके चेहरे पे आ जाए। अब देखिए बच्चों, अब आप एक बात बताओ कि अगर ऐसा हुआ और एसिड अगर हमारे चेहरे पे आ जाए तो ये तो बहुत ही खतरनाक बात है। एसिड तो पूरा बंद कर देता है ना हमारी बॉडी को। अरे एसिड तो बंद कर देगा ना, तो ये काम का नहीं है बच्चों, ठीक है ना? यहाँ क्या होगी? ये प्रोसेस काम का नहीं है, ये काम का नहीं है बच्चों। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या होगा? बम्पिंग ऑफ एसिड। एसिड बम्पिंग करने लग जाएगा, एसिड उछलने लग जाएगा। अब यहां देखो क्या कर रहा, आपके पास वाटर और ये H2SO4 है। आप H2SO4 एकदम धीरे धीरे ऐड करो, H2SO4 धीरे धीरे ऐड करो ना। इसका जो एडिशन होता है वो बहुत स्लो रेट पे होना चाहिए। एंड साइमल्टेनियसली आप क्या करते रहो, एक क्या करो, एक आप इस तरह की ग्लास रोड रखो, ठीक है? और उस ग्लास रोड से क्या करते रहो, जो आपका सॉल्यूशन बन रहा है उसको आप कंटिन्यूअसली एजिटेट करते रहो, उसको स्टायरिंग करते रहो, उसको हिलाते रहो, है ना? कि स्टायरिंग करते रहो आप। जैसे जैसे आप उसको स्टायर करेंगे, आप उसको मिक्स करेंगे, उसका एजिटेशन करेंगे, तो हीट क्या होगा? हीट आपकी इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, और इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। समझ में आ गया? अरे हीट का इवनली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा ना, तो ये इतना हार्मफुल नहीं है। तो ये सेकंड वन जो है ना वो ज्यादा बेटर है बच्चों, ये वाला मेथड ज्यादा सही है। यानी हमें दूध में पानी मिलाना है या पानी में दूध मिलाना है बच्चों बताओ? दूध में पानी मिलाना है या पानी में दूध? हाँ समझ में आ गया? पानी में दूध मिलाना है बच्चों। मिल्क इन वाटर, तो लिखिए बच्चों, लिखिए, लिखिए H2SO4 is diluted, H2SO4 is diluted, H2SO4 is diluted by the addition of H2SO4, by the addition of H2SO4
into water and forming mixture should be stirred, STIRRED. Forming mixture should be stirred, STIRRED, stirred with the help of glass rod, for even distribution of heat. ये क्वेश्चन आता रहता है बच्चों, ध्यान रख लेना। हो गया बच्चों? नेक्स्ट लिखो बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3। नेक्स्ट लिखो पॉइंट नंबर 3। लिखिए केमिकल रिएक्शंस ऑफ H2SO4। are due to following properties. में नंबर 1 लिखो, एसिडिक प्रॉपर्टी। लिखो in aqueous solution H2SO4 is a very strong acid. In aqueous solution H2SO4 is a very strong acid. तो चलो बच्चों, बाकी अपन कल करते हैं, है ना? बाकी अपन कल देखते हैं बच्चों, ठीक है?